हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। उम्मीद करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, उनकी पोस्ट निकली। एग्रीकल्चर की जो स्पेशल पोस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनका सिलेबस क्या रहेगा वो पिछली वीडियो से हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसी अकॉर्डिंग हम क्या है एक स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको करवाए जाएंगे जो पिछली बार पेपर आया था उसी रिगार्डिंग आपको इस बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उससे थोड़े से अबव लेवल के और उसी लेवल के जो है क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो डेली होंगे 15 to 20 क्वेश्चन। आपने कमेंट सेक्शन में कुछ आपके लिए होमवर्क होगा, वो करके आना है। आपने बताना है कि क्या आंसर रहेगा, कैसे तैयारी चल रही है, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया की फर्स्ट क्लास है जिसमें एमसीक्यू रहेंगे। अभी आपको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली बार देखें तो पेपर का पैटर्न बहुत ही इजी था। इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा अबव देखने को मिले। ठीक है, तो जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो उसी अकॉर्डिंग देखो क्या आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द आइडियल टेम्परेचर फॉर कॉटन जर्मिनेशन। कॉटन जर्मिनेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या रहेगा। अब कॉटन की जर्मिनेशन करवानी तो पहले सोइंग टाइम की बात करें तो 15 मई, है ना, 15 मई से पहले क्या हो जानी चाहिए, सोइंग हो जानी चाहिए इसकी 15 मई। और अगर हम बात करें 15 मई से, और कितना जो है मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन, यही पूछा उसने। द आइडियल मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन इज 12 डिग्री, 16 डिग्री डेली मिनिमम टेम्परेचर, 18 डिग्री या फिर 21 डिग्री। तो आंसर क्या रहेगा। देखो क्योंकि क्या है कॉटन की बात करें, क्योंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है तो कॉटन क्वेश्चन पिछली बार भी ज्यादा थे, उससे पिछली बार भी ज्यादा थे, तो कॉटन पे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉटन के क्या है, एक तो ये पढ़ लिया हमने 15 मई से पहले सोइंग करनी है। और इसके अंदर क्या है, सितंबर तक कोई भी सिंथेटिक पैराथ्रोड यूज नहीं करते सितंबर तक, क्योंकि व्हाइट फ्लाई का अटैक जो है इंक्रीज कर देता है। और इसमें क्या है, डे न्यूट्रल क्रॉप है। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, डे न्यूट्रल क्रॉप है। अब जब 16 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा, है ना, तब इसमें क्या है जर्मिनेशन देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या रहेगा, द आइडियल डेली मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ द कॉटन इज 16 डिग्री। बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कॉटन जैसिड। कॉटन जैसिड की बात कर ली। कॉटन जैसिड परफेनोफोस यूज करते हैं, फ्लूबेंडामाइड यूज करते हैं, गाउचो जिसको हम इमिडाक्लोप्रिड यूज बोलते हैं, और या फिर क्विनेलोफोस यूज करते हैं। क्या आंसर रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो सीड ट्रीटमेंट भी देते हैं हम, कॉटन के सीड को ट्रीट भी करते हैं किससे, या तो थायोमिथोक्सम से या थायोमिथोक्सम, कलर चेंज कर लेते हैं अगर दिक्कत आ रही है तो, या फिर इमिडाक्लोप्रिड। ठीक है, तो गाउचो जो है जिसमें, है ना, गाउचो, ठीक है, उसको क्या है यूज करते हैं एज अ सीड ट्रीटमेंट। और इसकी एक तारा दो तारा थायोमिथोक्सम की क्या करी जाती है, स्प्रे भी करी जाती है किसमें, कॉटन जैसिड का अगर अटैक हो जाए। तो आंसर क्या रहेगा, इमिडाक्लोप्रिड, गाउचो। नेक्स्ट आ जाओ। विच प्लांट यूज फॉर इंडिकेटर ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को, है ना, अगर वाटर सेस की बात करें तो वाटर सेस बताने के लिए भी वो यूज किया जाता है। अगर सोइल एल्कलिनिटी बतानी हो तो ज्यादातर जो क्रॉप यूज करी जाती है वो कौन सी करी जाती है, ग्राम। अगर वाटर स्ट्रेस की बात करें या फिर हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कौन सी ऐसी क्रॉप है, सेफ्लॉवर, सनफ्लावर, व्हीट या बार्ली। तो ये तो बिल्कुल इजी सिंपल फैक्ट था। ये एक फैक्ट से क्वेश्चन है कि सनफ्लावर, कभी भी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आएगी तो वो सबसे पहले इंपैक्ट करेगी सनफ्लावर क्रॉप को। अगर सनफ्लावर वहां पे लगाया हुआ है और वहां पे वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो सनफ्लावर सबसे पहले क्या करेगी, इंडिकेशन दे देगी किसकी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की। तो आंसर क्या रहेगा, सनफ्लावर इज राइट आंसर। डीनाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रेशन है, कार्बोनेशन है। अगर कार्बन ऐड हो रही है तो वो क्या है, कार्बोनेशन। हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो क्या है, हाइड्रेशन। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो क्या है, और ऑक्सीजन अगर बाहर जा रही है तो वो क्या है, रिडक्शन, है ना, उसमें भी हाइड्रोजन ऐड होती है। तो इसमें क्या है, देखो दो प्रोसेस हैं, एक है नाइट्रिफिकेशन, एक है डीनाइट्रिफिकेशन। देखो अब अगर यही देखें ध्यान से देना, अमोनिया टू क्या बना, ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बना, नाइट्राइट, NO2 मतलब नाइट्राइट बना, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रिफिकेशन जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अगर यही हम बात करें नाइट्राइट टू नाइट्रेट कन्वर्ट होगा, इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये भी क्या है,
ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब ध्यान दो, ये नाइट्राइट बन गया, नाइट्रेट बन गया, तो इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन ऐड हुई और ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन थी ओ ये बाहर चलेगी, यहां पे क्या बना नाइट्रस ऑक्साइड, या इससे चेंज होकर अलग अलग बनेंगे, इसके कंपाउंड बनेंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या है बाहर चलेगी, तो हमने इस प्रोसेस को क्या बोला, इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन पूछ ले तो नाइट्रिफिकेशन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब आपने बताना है कि जैसे हमने ये चेंज किया तो यहां पे कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज कि यहां पे कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, यहां पे कौन सा काम करता है और यहां पे कौन सा काम करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पिछली बार पेपर इजी आया था, इस बार वैसा सेम होगा ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हमें हाई, थोड़ा सा ऊंचा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरक्रॉपिंग विद कॉटन। फिर कॉटन का क्वेश्चन, कॉटन क्या है, सीसीआई का है, तो कॉटन के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो हमने भी ट्राई किया कि कॉटन के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा लेके आए। इंटरक्रॉपिंग कॉटन विद वीट रिजल्ट इन, वीट की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, कॉटन क्या है खरीफ और ये क्या है रबी। इंटरक्रॉपिंग ऑफ कॉटन विद मेज काउपी, ये कर सकते हैं, या फिर सनफ्लावर की कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इंटरक्रॉपिंग विद कॉटन विद बार्ले कर सकते हैं, ये तो रबी की है, ये भी नहीं कर सकते। सनफ्लावर जनवरी में लगाते हैं, कॉटन कहाँ पे लगाते हैं, मई में, अभी देखा हमने, तो ये कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ये आ रहा है कि मेज और काउपी, और किसकी नहीं इंटरक्रॉपिंग करनी या आसपास भी नहीं लगाना, किसकी, मूंग को नहीं लगाना, मैश को नहीं लगाना, अरहर को नहीं लगाना, है ना, या फिर सन हेम्प को, या फिर सिट्रस को, इसके आसपास नहीं लगाना, क्योंकि क्या है, व्हाइट फ्लाई का अटैक इन पे भी होता है, और व्हाइट फ्लाई का अटैक क्या है, कॉटन पे भी होता है। तो इसलिए मेज और काउपी क्या है, अगर उनकी इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो वो हमें ईल्ड जो है, इनकम जो है एक्स्ट्रा देंगे। बट ये ध्यान रखना, मेज और काउपी ज्यादातर एज अ फोडर यूज कर सकते हैं, फोडर के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरक्रॉपिंग का क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following statement accurately describe the classification of rainfall intensity based on the rate of precipitation? फिर क्या है स्टेटमेंट टाइप, देखो फैक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ चीजें समझ के भी हमें करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाइट रेन इज क्लासिफाइड व्हेन द प्रेसिपिटेशन रेट 2.5 टू 7.6। हैवी रेन कब होती है, जब 2.5 टू mm पर आवर। ये तो कुछ लाइट रेन का नहीं लग रहा, लाइट रेन का क्या होता है, इंटेंसिटी 2.5 mm से कम होगी पर प्रति घंटा अगर 2.5 mm से कम है बारिश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रेन। इंटेंसिटी अगर उसकी कम है, 2.5 टू 7.5 है, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियम। और मीडियम से ज्यादा अगर हैवी है, वायलेंट है, वायलेंट कब होगी, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेसिपिटेशन रेट इज अबव 7.6 है, तो उसको क्या बोलेंगे, वायलेंट। कभी देखे ना, कभी ड्रिजल, हल्की हल्की बूंदा बूंदा बांदी होगी, तो उसको क्या है, वो लाइट रेन है। थोड़ी सी तेज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मीडियम रेन। अगर ऐसे हो बहुत ज्यादा तेज है ना, बारिश बहुत ज्यादा तेज आ रही है, तो वो क्या होगी, वायलेंट रेन होगी। तो ये उसकी क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी, लाइट रेन इंटेंसिटी कितनी है, लेस देन 2.5, मॉडरेट रेन इंटेंसिटी कितनी है, 2.5 टू 7.6, और वायलेंट की क्या है, ग्रेटर देन 7.6। पढ़ लेते हैं। हैवी रेन कंसिस्ट ऑफ लार्ज कॉन्टिन्यूस ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का साइज जो है बड़ा होगा, इसमें उससे छोटा होगा, इसका सबसे छोटा होगा। सिग्निफिकेंट रिड्यूस विजिबिलिटी कॉज वाटर, कभी गाड़ी चला रहे हो, कभी ऐसे हो बहुत ज्यादा वायलेंट रेन हो, तो हमें कुछ आगे दिख भी नहीं रहा होता, बहुत ज्यादा वायलेंट हो तो, है ना, तो विजिबिलिटी क्या है, लो कर देती है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर क्या आ जाएगा कि वायलेंट रेन जो है वहां पे 7.6 mm पर आवर प्रति घंटे से ज्यादा इंटेंसिटी होती है रेनफॉल की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पीएच इज डिफाइंड एज, है ना, पीएच हमने पढ़ा, सोइल में भी पीएच पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 0 टू 7 और 7 टू 14। ये है, जैसे 7 टू 14 जाते हैं तब ये सोल्ट कंसंट्रेशन जो है वो बढ़नी शुरू होती है। 7 से इधर जाते हैं तो क्या है, एसिडिक कंटेंट जो है वो इंक्रीज करता है। 7 से जैसे इधर इधर जाते रहेंगे, तो मतलब एक सबसे ज्यादा एसिडिक, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम, 5 उससे कम, 6 उससे कम, और 7 की वैल्यू को बोलते हैं न्यूट्रल वैल्यू। तो वो क्या बताता है, पीएच इज डिफाइंड एज लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ, ये तो श्योर है कि जो पीएच है वो माइनस लॉगरिथम बताता है, कभी +1 2 में पढ़ के आए हो तो माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन या फिर H+ आयन। तो सीधा सीधा था हाइड्रोजन के आयन की एक्टिविटी को, मेन क्या है, एक्टिविटी को क्या करता है, पीएच जो है चेक करता है, तो माइनस लॉगरिथम क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। प्लस में नहीं होगी, माइनस में रहता है, तो ये था बी इज राइट आंसर। गोसिपियम हिरासुटम, गोसिपियम बर्बाडेंस, है ना,
सी आइलैंड कॉटन क्या है? टेट्राप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। अगर हम इसकी बात करें तो कौन कौन सी स्पीशीज है? गोसिपियम हिरासुटम, लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। गोसिपियम बर्बाडेंस, ये क्या है? सी आइलैंड कॉटन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इजिप्शियन कॉटन, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n इज इक्वल टू 52। ये क्या होते हैं? टेट्राप्लॉइड। फिर आते हैं देसी या फिर एशियाटिक, देसी और एशियाटिक। इसमें क्या आ गया? गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम। इनकी जो है प्लांट की हाइट ज्यादा होती है और 2n इज इक्वल टू कितना होता है? 26। प्लांट हाइट जो होगी इनकी ज्यादा होगी। इंडिया में जो सबसे ज्यादा एरिया जो है जिसके पास है वो कौन सा है? हिरासुटम। और अगर किसी की हम बात करें, फाइबर लेंथ की बात करें, जो कि एरियलोमीटर से हम चेक करते हैं फाइबर लेंथ, और फाइबर लेंथ ज्यादा किसकी है? बार्बाडेंस की। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 52 टेट्राप्लॉइड, और ये क्या है? 2n इज इक्वल टू 26, और ये क्या है? डिप्लॉयड इन नेचर हैं। तो हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया था गोसिपियम हिरासुटम और बर्बाडेंस सी आइलैंड कॉटन का पूछा गया था, जिसका आंसर क्या था? टेट्राप्लॉइड, 2n इज इक्वल टू 52। विच सीरियल इज नॉन टिलरिंग इन नेचर? जिसके टिलर नहीं बनते। अब ये क्वेश्चन एएफओ में आया था। टिलर क्या होता है? जो प्लांट क्रॉप है उसके नीचे से, है ना, जैसे फ्रूट होते हैं, फ्रूट के नीचे से, बेस से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हम शक्कर बोलते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्रॉप की बात करें, फील्ड क्रॉप की बात करें, तो नीचे से जो निकलेगा ग्राउंड से ऊपर और बाकी के पार्ट से नीचे, लीव से नीचे, ऐसे करके जो निकलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? टिलर्स। इनमें से कौन सी ऐसी ग्रुप है जिसके टिलर्स नहीं बनते? पढ़ा है, वीट में टिलर्स होते हैं, बिल्कुल सही है, टिलरिंग स्टेज होती है। बार्ले में होते हैं टिलर्स, होते हैं। पैडी में होते हैं। मेद में टिलर नहीं होते। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ए, मेद इज राइट आंसर। मेद क्या है हमारा? राइट आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन? कौन सी ऐसी शुगर केन की ग्रोथ स्टेज है जो क्रिटिकल है इरिगेशन के लिए? शुगर केन की 4 जो है स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं? यहां पे देख लेते हैं। जर्मिनेशन, ग्रैंड ग्रोथ, पहली स्टेज है जर्मिनेशन। दूसरी स्टेज कौन सी है? फॉर्मेटिव। तीसरी स्टेज कौन सी है? ग्रैंड ग्रोथ। और चौथी स्टेज कौन सी है? मैच्योरिटी। पहली जर्मिनेशन है, तो ये कब होगी? 0 to 60 डेज आफ्टर सोइंग। स्टार्टिंग में जर्मिनेशन है ना, जब सबसे पहली स्टेज तो यही होगी, जर्मिनेट करेगी क्रॉप। 60 दिन तक वो क्या है? जर्मिनेशन फेज तक रहेगी। 60 के बाद 130 डेज तक क्या होगा? फॉर्मेटिव। जब वो फॉर्मेशन करेगी, अपने पत्ते निकालने शुरू करेगी, तो वो क्या है? फॉर्मेटिव। और ग्रैंड ग्रोथ कौन सी है? जब 130 to 250 या 265 डेज तक होगी। और मैच्योरिटी क्या है? 365 तक डेज तक, है ना, 1 साल की है तो मैच्योरिटी जब लास्ट स्टेज पे होगी। अब मैच्योरिटी पे तो पानी नहीं चाहिए होगा, किसी भी क्रॉप को मैच्योरिटी स्टेज पे पानी कम चाहिए होता है, तो ये बाहर निकालते हैं। जर्मिनेशन में नहीं चाहिए क्योंकि हमने शुगर केन लगाने से पहले हमने उसका क्या किया था? पैलियो इरिगेशन दी थी, है ना। पैलियो इरिगेशन क्या होती है? जो लगाने से पहले, क्रॉप को लगाने से पहले जो इरिगेशन थी वो दी हुई थी, तो जर्मिनेशन में पानी नहीं चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। अब जर्मिनेशन वाला पानी जो है, जब जर्मिनेशन टाइम पे पानी था, अब जब उसने फॉर्मेशन करनी है बाकी प्लांट पार्ट्स की, तो तब क्या होगा? सबसे ज्यादा पानी चाहिए होगा। तो आंसर क्या रहेगा? डी। अगर डी ऑप्शन में ना होता तो सेकंड क्या आता? ग्रैंड ग्रोथ, क्योंकि ग्रैंड ग्रोथ में क्या है? उसके रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट्स जो हैं वो आना शुरू होते हैं। ठीक है, अगर ये पूछ लें कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से फेज में आते हैं, वो रहेगा ग्रैंड ग्रोथ। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी इरिगेशन की, तो वो कौन सी है? फॉर्मेटिव स्टेज, जो कि 60 to 130 डेज के अंदर अंदर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, ईटीएल लेवल ऑफ एफिड इन वीट क्रॉप। ईटीएल लेवल ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है कॉटन कॉर्पोरेशन। ईटीएल लेवल क्या होता है? ईआई लेवल, बहुत मतलब उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, ईटीएल लेवल और ईआई लेवल। ठीक है, अब देखो कि मान लो एफिड की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी है ना। एफिड ईयर हेड, एक ईयर हेड पे कितने एफिड होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है? ईटीएल लेवल और ईआई लेवल होता है। अगर मैं ये बात करूं 1 2 3 4 5, यहां पे लिख लूं कि ये 10 तारीख थी, ये 15 थी। अब मान लो इसका ईटीएल लेवल, इसका आंसर बता देता हूं। वीट क्रॉप के अंदर इसका ईटीएल लेवल होता है 5, है ना। 5 जो है एफिड होंगे पर ईयर हेड, तब हमने स्प्रे शुरू करनी है,
तब हमने क्या है, इसकी रोकथाम जो है वो स्टार्ट करनी है, इसको रोकना स्टार्ट करना है, कंट्रोल स्टार्ट करना है। तो यहां से मान लो 10 तारीख को इसकी पॉपुलेशन थी 2 की, 15 तारीख को इसकी पॉपुलेशन होगी 3 की, 20 तारीख को इसकी पॉपुलेशन होगी 4 की, 25 तारीख को इसकी पॉपुलेशन फिर इस पे आ गई 3 पे। इसका ETL लेवल कितना है, 5 का ना, तो ये 5 का, यहां तक नहीं पहुंचा तो एक ग्राफ बना लेते हैं। मान लो यही होता कि ये 3 4 5 और यहां पे आ जाता 25 को आ जाता यहां पे 6 पे, है ना। मान लो इसका जो यहां पे था, जब 4 पे था 5 पे था, इसने लॉस करना था 1000 रुपए का, पूरे एक किले में, पूरे एक एकड़ में लॉस करना था या हेक्टेयर में लॉस करना था, वो 1000 रुपीज का लॉस करना, फॉर एग्जाम्पल सपोज। बट इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, ETL का मतलब इकोनॉमी का क्यों लिखा है, और अगर हम इसको कंट्रोल करते ना तो हमारा खर्चा आना था 1200 रुपए, अगर वो 4 की पॉपुलेशन है। उसने लॉस 1000 का करना था, बट हमने उस पर खर्चा कर देना था 1200 रुपए का, तो हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है ना। तो हमने कंट्रोल कब करना है, जब हमारा खर्चा और जितना उसने नुकसान करना है वो इक्वल हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। और जब जैसे ही ये क्रॉस करेगा 6 तक पहुंचा, मतलब क्या है, अब उसने नुकसान ज्यादा करना है, हमारे स्प्रे का खर्चा कम है, तो ये कौन सा होता है, ETL लेवल। और एक होता है EI लेवल, कि जहां पे हम जितनी मर्जी स्प्रे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जितनी मर्जी स्प्रे कर लें वो नहीं रुकेगा। तो स्प्रे कहां पे, कंट्रोल कहां पे करनी है, हमने ये ETL टू EI लेवल कंट्रोल करना है। उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट। हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। हाइब्रिड कॉटन एक वैरायटी आई H4 1970 में। H4 जो क्रॉस था G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस का, ये क्रॉस भी लिख लेना, अमेरिकन नेक्टरलेस किसमें था, इजिप्शियन कॉटन में था, ठीक है। और इसके फादर कौन हैं, CT पटेल, RS सिंह, BP पॉल और राम नायक। इसको लेके कौन आए, CT पटेल। तो फादर कौन से हो गए, यही। और अगर यही हम बात करें कि BT कॉटन को कौन लेके आया, CD में, इंडिया में कौन लेके आया, मॉन्सेंटो कंपनी लेके आई। पहले USA में BT की बात करें, BT कॉटन USA में सबसे पहले 1995 में इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुका था, 1996 में इसको रिलीज कर दिया गया। बट इंडिया में जो मॉन्सेंटो लेके आई, वो लेके आई 2002 में, वो भी GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। ये आपको जो है पूरे का पूरा करवाया जाएगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी साथ में बता देते हैं कि स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, जैसे कि हमारा CCI का जो नया बैच है वो स्टार्ट हुआ है कल से, है ना, कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर वो CCI के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो कॉल करेंगे 9417393899। CCI के बैच के प्राइस जो है वो रहेगा 2500, 3 मंथ्स की वैलिडिटी, जिसमें आपको पूरे CCI के जो भी टॉपिक्स हैं, एग्रोनॉमी होगी, सोइल साइंस होगी, पैथोलॉजी होगी, एंटोमोलॉजी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, और कॉटन के रिगार्डिंग कुछ हो गया, क्रॉप्स होगी, वो सब कुछ क्या है कवर करवाया जाएगा इस 2500 रुपए के कोर्स में। तो अभी कॉल करें, फोन उठाएं और कॉल करें 9417393899, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और क्लास कैसी लग रही है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और जो भी नया बच्चा आ रहा है, वीडियो को लाइक करके आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा, ठीक है। आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेशन देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। और ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, पर रहेंगी कब, जब आपकी सपोर्ट होगी। अगर आपकी सपोर्ट जहाँ पे कम हुई तो ये क्लासेस वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई करूंगा कि क्लासेस जो हैं डेली बेसिस पे लेके आएँ, एक फिक्स टाइम पे लेके आएँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में टाइम भी बता सकते हो कि कौन से टाइम पे लाइव आएँ, ठीक है। तो बताइए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, CT पटेल। बायोयूरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट बी एक्सीड। जब यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है ना, तब उसको जो हीट है, अगर वो उसको ज़्यादा हीट में रख लें तो वो क्या है, वो बायोयूरेट कंटेंट और बनाती है, जो कि टॉक्सिक होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फिक्स किया हुआ है बायोयूरेट कंटेंट को, कि यूरिया में बायोयूरेट कंटेंट जो है, लिक्विड की बात करें, लिक्विड यूरिया की, तो उसमें 0.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी भी देखना यूरिया का जो एक बैग लेके आओगे उस पर लिखा होगा बायोयूरेट कंटेंट लेस देन 1.5%। तो इसमें क्या है, यूरिया लेस देन 1.5% होना ही चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। अगर यही पूछ लेते लिक्विड यूरिया तो उसका आंसर क्या रहता, 0.5%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन व्हेन द कोटिलीडन केम आउट अबव द सोइल सरफेस। कौन सी जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, कौन सी जर्मिनेशन, हाइपोजियल, और एपीजियल, है ना। दो तरह की ज्यादातर हम जर्मिनेशन पढ़ते हैं। ये ज्यादातर लेग्यूम में देखने को मिलती है। लेग्यूम में भी कौन सी,
खरीफ लेग्यूम में जो है देखने को मिलती हैं, बट खरीफ लेग्यूम में जो हमारी अरहर की दाल है वहां पे फिर क्या होती है, हाइपोजियल होती है। बाकी सभी में क्या है, मूंग मैश है ना, उनमें क्या है, ये देखने को मिलती है। अब हाइपोजियल किस में होती है, राइस हो गया, वीट हो गया, रबी पल्सिस होगी, रबी पल्सिस में एक्सेप्ट राजमा, राजमा में क्या होती है, एपीजियल, ठीक है, इनमें क्या है, हाइपोजियल। अब हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होती है, जैसे कि ये सीड है, यहां से सीड से ऊपर निकली शूट, यहां से निकली रूट, तो यहां पे इसको क्या बोल दिया, हाइपोजियल। अब ऐसी कंडीशन जैसे कि कॉटन में होती है, क्या है, ये सीड है, सीड यहां पे क्या करेगा, थोड़ी सी रूट्स आएंगी और ये क्या है, सीड को ऊपर बाहर लेके आएगा और फिर यहां से क्या होंगी, शूट इमर्ज होंगी। तो यही पूछा है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन व्हेन द कोटिलिडन केम आउट या कम आउट अबव द सोइल, सोइल से बाहर आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एपीजियल। और एपीजियल जर्मिनेशन किसमें देखने को मिलती है, खरीफ पल्सिस में, कॉटन में, इनमें क्या है, देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। जूट इज बिलोंगिंग टू द फैमिली, राजा इस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी रहती है ना, तो जूट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो मुझे पता है कि आपको दिक्कत आएगी इसमें, बस ये दो ऑप्शन बता दो, टिलियसी या मालवेसी। तो ये वाला आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में और देखते हैं कि कौन सही आंसर करता है इसका, ठीक है, कौन इसका सही आंसर कर सकता है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आना, शेयर करके आना। और कोई भी बच्चा CCI बैच के लिए या AFO बैच के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा नया बैच जो है 17 जून से स्टार्ट हुआ है। आपने करना क्या है, कॉल करनी है 9417393899 पे, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है, आपके लिए, जो कि CCI के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट सेक्शन में आंसर और क्लास कैसे लगी बताना जरूर। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।